हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्ल मार्क्स को फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं कार्ल मार्क्स को आज हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल क्या है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि समाज में कार्ल मार्क्स बताता है कि संघर्ष क्यों होता है, संघर्ष का कारण क्या है, स्ट्रगल का कारण क्या है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम एक एक करके समझेंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से होने के हमेशा चांसेस बन रहते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम अपना। कार्ल मार्क्स ने अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में लिखी गई थी, इसमें यह अपनी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बनकर तैयार होता है कि जो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है वो कौन सी पुस्तक में दिया है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या इसी को हम साम्यवादी घोषणा पत्र भी कहते हैं, जो 1848 में लिखी गई थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा, अगर हम समझने का प्रयास करें कि वर्ग संघर्ष क्या है। क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष। मार्क्स बताता है कि समाज की चाहे कोई सी भी अवस्था रही हो, हर समाज में संघर्ष होता है और इसी संघर्ष से समाज आगे बढ़ता है। ठीक है, मार्क्स कहता है कि समाज की अवस्थाओं के बारे में बताता है, कह रहा है कि आदिम साम्यवाद एक आता है, आदिम साम्यवाद। मार्क्स कहता है ये एक ऐसी अवस्था है जहां पर संघर्ष नहीं होता। ध्यान रखना, संघर्ष यहां पर नहीं होता, क्योंकि अभी यहां पर पूंजीवाद का जन्म नहीं हुआ है, निजी संपत्ति का जन्म नहीं हुआ है, इसीलिए यहां पर संघर्ष नहीं होगा। लेकिन अब समाज आगे जब बढ़ेगा तो कहेगा कि दास युग आता है। ठीक है, मार्क्स कहता है दास युग आएगा, दास युग के बाद, दास युग में एक मालिक होता है, दूसरा दास होगा। फिर अगला आता है सामंतवादी युग, सामंतवाद आएगा, सामंतवाद में किसान और सामंत होंगे, किसान और सामंत। फिर आएगा पूंजीवाद, पूंजीवाद में पूंजीपति और मजदूर। फिर मार्क्स कहता आएगा साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद में न तो कोई अमीर होगा और ना ही कोई गरीब होगा, न कोई धर्म होगा, न कोई जाति होगी, न संप्रदाय होगा, न ही कोई राज्य होगा। ठीक है, तो मार्क्स कहता है कि साम्यवाद आने पर यह संघर्ष समाप्त हो जाएगा और जो ये शोषण की प्रक्रिया चल रही है, ये शोषण की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि वर्ग संघर्ष जो होगा समाज के दो वर्गों में होगा, एक अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग, या कह लें एक शोषक, दूसरा शोषित। ये क्लास है। ठीक है, ये है एक्सप्लॉयटेशन, ये है एक्सप्लॉयटेड। ठीक है, दो क्लास होंगी जिनके बीच में हमेशा संघर्ष होता रहेगा। चलिए, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे लिया है, तो ऑगस्टीन थियरी से इसने लिया है। यह मार्क्सवाद का आर्थिक आधार है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का ही एक अंग है। जैसे कि आपने ऐतिहासिक भौतिकवाद देखा था कि इतिहास में कैसे संघर्ष होता है और समाज कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पदार्थों में संघर्ष होने के कारण ये दुनिया आगे बढ़ती है, लेकिन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से आगे बताने का प्रयास किया है कि समाज में कैसे संघर्ष होता है, कैसे दो वर्गों के बीच संघर्ष चलता है, द्वंद्व होता है, जिसके कारण समाज आगे बढ़ता है। कार्ल मार्क्स समाज की मुख्य इकाई वर्ग को मानता है। यह बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, डीएसएसबी में क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्ल मार्क्स ने समाज की मुख्य इकाई को क्या माना है, तो समाज की मुख्य इकाई कहता है वर्ग है, क्लास है। मार्क्स प्रेजेंटेड हिज थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल इन हिज बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखी गई। कार्ल मार्क्स
took the theory of class struggle from the Augustine theory. तो इसने अगस्टिन थियरी से क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया है. दिस इज द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ द मार्क्सिज्म. Marx class struggle theory is a part of historical materialism. Marx consider class as the main unit of the society. ठीक है, तो क्लास को ये मेन यूनिट, सोसाइटी की मेन यूनिट के रूप में ये कंसीडर करता है क्लास को. अब देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बुक लिखी गई उसका आरंभ इस कथन से होता है कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है. तो ये किस पुस्तक में कहा गया है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र में ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है कि चाहे जो भी समाज हो, चाहे वो दास युग रहा हो, चाहे वो सामंतवादी हो, चाहे पूंजीवादी हो, सारे समाज में संघर्ष होता है और इसी संघर्ष के कारण समाज जो है, इतिहास जो है आगे बढ़ता है. ठीक है, इतिहास अपने आप को आगे बढ़ाता है. अब मार्क्स के अनुसार प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं. अब ये वर्ग कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इनको आप समझ लेते हैं. यहां पर मार्क्स कहता है एक होता है एक्सप्लॉइटिंग क्लास, दूसरा होता है एक्सप्लॉइटेड क्लास. ठीक है, एक शोषक वर्ग होता है जिसके पास क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है या स्वामित्व होता है. दूसरा होता है शोषित क्लास, यानी कि जिसका शोषण किया जा रहा है, जो केवल शारीरिक श्रम करता है. वो क्या है, वह शोषित क्लास है या एक्सप्लॉइटेड क्लास है, which produced only through physical labor. तो ये मार्क्स बताने का प्रयास करता है कि समाज में हमेशा दो वर्ग होंगे. एक शोषक होगा यानी एक्सप्लॉइटिंग क्लास होगा जो शोषण करता है, दूसरा वर्ग होता है जिसका शोषण किया जा रहा है यानी कि एक्सप्लॉइटेड क्लास. अब इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि समाज का स्वरूप शोषक वर्ग और शोषित वर्ग. अगर समाज का स्वरूप, अगर समाज जो है दास समाज होगा, स्लेव सोसाइटी होगा, तो उसमें शोषक वर्ग मालिक होगा और शोषित वर्ग कौन होगा, दास होगा. इन दोनों के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा. अगर समाज जो है सामंतवादी होगा, फ्यूडल सोसाइटी होगी, तो सामंत एक तरफ होगा, सामंत शोषक वर्ग में आएगा और किसान जो होगा वो शोषित वर्ग में आएगा. तो सामंत और किसानों के बीच क्या होगा, ये संघर्ष चलता रहेगा. अगर समाज पूंजीवादी होगा यानी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी, तो एक तरफ होगा शोषक वर्ग जिसको बोलते हैं एलिट क्लास. ठीक है, बुर्जुआ इसे बोलते हैं. दूसरा जिसका शोषण हो रहा है वो होगा सर्वहारा या प्रोलिटेरिएट. ठीक है, प्रोलिटेरिएट क्लास. तो इस तरीके से आप समाज के वर्गों को एक एक करके डिफाइन करके समझ सकते हैं कि समाज जैसा होगा वैसे उसमें वर्गों का डिवीजन भी होगा. ठीक है, एक होगा जो शोषण करेगा, दूसरा वो होगा जिसका शोषण हो रहा होगा. तो समाज हमेशा दो वर्गों में बटा रहता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है. लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब आदिम साम्यवाद आता है आदिम साम्यवाद, प्रीमिटिव कम्युनिज्म इसी को बोलते हैं, यह आरंभिक अवस्था है समाज की. यहां पर कोई शोषण नहीं होता, यहां पर कोई वर्ग संघर्ष नहीं होता. क्यों? क्योंकि यहां पर निजी संपत्ति नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है. लेकिन इस अवस्था के बाद जैसे ही दास युग आता है, निजी संपत्ति आ जाती है, सामंतवाद आता है, निजी संपत्ति बढ़ती है, पूंजीवाद आता है, तो निजी संपत्ति का विकास अपने चरम पर पहुंच जाता है और बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग में संघर्ष होगा, जिसमें सर्वहारा वर्ग की विजय होगी, जिसको मार्क्स कहता है कि सर्वहारा वर्ग का तानाशाही आएगा या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद आएगा जब बुर्जुआ वर्ग का खात्मा होगा. ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आप समझने का प्रयास करें. जो चीजें ना समझ में आए प्लीज आप उनको कमेंट कीजिए. कमेंट के थ्रू मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा क्या चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं. या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर द पॉलिटिकल फिलोसफर, या फिर 8882868707. ठीक है, इस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं. आपका जो भी क्वेरी होगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. अब आगे देखते हैं वर्ग संघर्ष में ये दोनों वर्ग. ठीक है, कौन से वर्ग? एक शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग.
आपस में क्या होते हैं, लड़ते रहते हैं, हमेशा ये संघर्ष होता रहता है। इसी संघर्ष से क्या होता है, समाज आगे बढ़ता है, इतिहास आगे बढ़ता है। वर्ग संघर्ष में शोषित वर्ग शोषक वर्ग का विरोध करता है, जिसमें जिसमें समाज में परिवर्तन होता है, या जिससे समाज में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, जिससे समाज में परिवर्तन होता है। तो मार्क्स कहता है कि शोषित वर्ग जो है शोषक वर्ग का विरोध करता है, और समाज में इसी कारण क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि शोषित और शोषक वर्ग में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, जिससे समाज की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है, यह समाज आगे बढ़ता रहता है। कॉमन सी बात है, आपको याद रखना है। फिर आगे मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष का कारण क्या है, वर्ग चेतना है। यानी वर्ग संघर्ष तब होता है जब मजदूरों के अंदर, कामगारों के अंदर, दासों के अंदर, किसानों के अंदर, ठीक है, जब उनके अंदर चेतना आ जाती है, जब उनको यह पता चल जाता है कि अमीर वर्ग हमारा शोषण कर रहा है, तब शोषित वर्ग, ठीक है, तब शोषित वर्ग का क्या होता है, तब शोषित वर्ग जो है संघर्ष करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब यहां पर अगर समझे थोड़ा सा, अब समाज में दो वर्ग होंगे हमेशा, शोषक, एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटिंग, और ऑप्रेस्ड क्लास या एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, तो शोषक वर्ग हमेशा किसका शोषण करता है, शोषित वर्ग का। तो शोषित वर्ग के अंदर जब चेतना आ जाती है, ठीक है, जब इनके अंदर ज्ञान आ जाता है कि भैया अब हमारा शोषण बहुत ज्यादा हो चुका है, तब ये क्या करते हैं, जब इनके अंदर चेतना आ जाती है, जब इनके अंदर ज्ञान आ जाता है कि हमारा तो शोषण हो रहा है, पूंजीपति हमारा शोषण कर रहा है, तब ये क्या करते हैं, तब इस शोषक वर्ग से ये संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं अपने अधिकारों को लेकर के। तब समाज में क्या होता है, संघर्ष शुरू होता है, और समाज धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चाहे वो समाज की कोई सी भी अवस्था हो, केवल दो अवस्था को छोड़कर, एक तो आदिम साम्यवाद, दूसरा साम्यवाद, इन दोनों अवस्थाओं में संघर्ष नहीं होगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है। क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में निजी संपत्ति नहीं होगी, इसीलिए संघर्ष भी नहीं होगा। मार्क्स कहता है जहां पे पूंजीवाद आएगा, जहां पे निजी संपत्ति का उदय होगा, वहां पे शोषण होगा। ठीक है, वर्ग संघर्ष का कारण क्या है, वर्ग चेतना है। क्योंकि जब शोषित वर्ग में वर्ग चेतना जागृत होती है, जब उनके अंदर ज्ञान आ जाता है, तो वह शोषक वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करता है, यानी कि क्रांति कर देता है। मार्क्स के विचार में वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास है, और मानव जाति जो आगे बढ़ रही है वो वर्ग संघर्ष के कारण ही बढ़ रही है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है। तो एक एक लाइन आपको बिल्कुल एज इट इज याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, आप इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। These two classes keep fighting with each other in class struggle. The exploited class opposes the exploiting class, which brings about the change in society. The reason for class struggle is the consciousness. ठीक है, the reason for the class struggle is class consciousness. ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, because when class consciousness is awakened in the exploited class, it fights against the exploiting class. According to Marx, the history of class struggle is the history of mankind. तो ये सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, आप उनको समझते हुए चले, और अपनी शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। आगे देखते हैं, मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ वर्ग, श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा है। ठीक है, दो चीज ध्यान रखना, पूंजीपति को इसने बुर्जुआ क्लास कहा है, और श्रमिकों को, मजदूरों को इसने सर्वहारा वर्ग कहा है, जिनमें वर्ग संघर्ष हमेशा होता रहता है। तो समाज में संघर्ष किनके किनके बीच होता है, एक तो बुर्जुआ के, दूसरा सर्वहारा के। सर्वहारा कौन है, ये मजदूर हैं, बुर्जुआ कौन है, ये पूंजीपति हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं। मार्क्स कहता है कि समाज में संघर्ष हमेशा होता है। ठीक है, संघर्ष होता है पूंजीपति को लेकर, पूंजीपति को यह कहता है, पूंजीपति बुर्जुआ क्लास होती है। दूसरा संघर्ष होता है सर्वहारा में, यह होती है मजदूर क्लास। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता है। समाज में हमेशा दो वर्ग पाए जाएंगे, एक अमीर, दूसरा गरीब। ठीक है, इन दोनों के बीच
संघर्ष होगा जिससे समाज आगे बढ़ेगा। चलिए, पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग चेतना अत्यंत प्रखर हो जाती है, वर्ग स्पष्टता दो भागों में बट जाते हैं तथा वर्ग संघर्ष अत्यंत तीव्र हो जाता है। अब देखो, पूंजीवादी व्यवस्था में ही वर्ग चेतना क्यों हो जाती है, वर्ग चेतना अत्यंत प्रखर क्यों हो जाती है? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण का स्तर जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या कह लें कैपिटलिज्म सिस्टम में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखो, आप लोग तब तक अपने घर वालों को रिप्लाई नहीं देते जब तक आप सह सकते हो, जब आपकी क्षमता से ऊपर चीजें चली जाती हैं तब आप घर वालों को पलटकर जवाब देते हो या किसी को भी पलटकर जवाब देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां पे मजदूरों की अति हो जाती है, यानी मजदूर अब इसमें सहन नहीं कर पाते हैं, यानी कि अब यहां पर संघर्ष होना निश्चित रूप से हो जाता है तय। ठीक है, वर्ग संघर्ष के दौरान राज्य जो है शोषित वर्ग का क्रूर दमन करता है, यानी जब ये पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग यानी अमीर और गरीब में जब संघर्ष होगा तो राज्य किसका साथ देगा? हमेशा राज्य जो है हमेशा अमीरों का साथ देता है, ऐसा मार्क्स कहता है। क्योंकि मार्क्स आगे कहता है कि राज्य क्या है? पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति है, पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति है। आगे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा नेट में। ठीक है, तो ये वर्ग संघर्ष जब होगा तो वर्ग संघर्ष के दौरान तो राज्य किसके लिए काम करेगा? राज्य, पुलिस, सेना, प्रशासन, ये सब पूंजीपतियों के हाथ की क्या है? ये चौकड़ी मानी जाती है। ठीक है, ये सब पूंजीपतियों की क्या है? नौकर मानी जाती है, कार्यकारिणी समिति है। ये सब जो आप देख रहे हो, जेल, प्रशासन, राज्य, ये सब केवल और केवल मार्क्स कहता है कि ये सब केवल राज्य के लिए काम करते हैं। जो अमीरों का विरोध करता है राज्य उसी का शोषण करता है, राज्य उसी को क्या करता है? सजा देता है। ठीक है, तो अमीरों को बचाने के लिए ही राज्य, प्रशासन, पुलिस, जेल, न्यायालय, ये सब जो है अमीरों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, ना कि गरीबों के हित के लिए। तो ध्यान रखना, ये मैंने बोल्ड करके इसलिए लिखा है, वर्ग संघर्ष के दौरान राज्य हमेशा शोषित वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग का क्रूर दमन करता है। ठीक है, अगर अमीर और गरीब में संघर्ष हो गया तो राज्य किसको पिटाई करेगा? केवल और केवल गरीबों की पिटाई करेगा, अमीरों की नहीं। क्योंकि अमीरों की सहायता के लिए तो अमीरों ने राज्य का निर्माण किया है। मार्क्स कहता है राज्य एक यंत्र है। किसका यंत्र है? अमीरों की हाथ की कठपुतली है। ये अमीरों की सहायता करता है और गरीबों की पिटाई करता है, मजदूरों का शोषण करता है राज्य। ठीक है, तो अब इससे आसान भाषा में नहीं समझाया जा सकता है, ये बात आप ध्यान में रख लें अपने। Karl Marx has called the capitalist class as bourgeois class and the working class as a proletariat class, between which class struggle takes place. In the capitalist system, class consciousness become very sharp. The classes are clearly divided into two parts and the class struggle become very intense in the capitalism. ठीक है, तो मार्क्स कहता है कि जहां पे कैपिटलिज्म होगा वहां पे क्लास स्ट्रगल बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगा। ड्यूरिंग द क्लास स्ट्रगल, इंपॉर्टेंट है, द स्टेट ब्रूटली सप्रेसेस द एक्सप्लॉयटेड क्लास। अब देखिए, मार्क्स कहता है कि पूरा समाज पूंजीपति और मजदूर वर्गों में विभाजित हो जाता है। इसीलिए इसकी आलोचना भी की जाती है मार्क्स की, क्योंकि मार्क्स ने समाज में दो ही वर्गों को बांटा है। क्या समाज में और वर्ग नहीं होते? केवल अमीर और गरीब ही होते हैं? क्या समाज में मध्यम वर्ग नहीं होता? क्या समाज में महिलाएं नहीं होती? क्या समाज में पुरुष नहीं होते? क्या बच्चे नहीं होते? तो महिलाओं ने मार्क्स ने और किसी की बात नहीं की, मार्क्स ने केवल मजदूर और अमीरों की बात की है। ठीक है, अमीर और गरीबों की बात की कि समाज में दो ही वर्ग पाए जाएंगे, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है, मजदूर वर्ग जो है बहुसंख्यक होता है, यानी इसकी संख्या ज्यादा होती है हमेशा, और अमीर वर्ग जो है, जो पूंजीपति है, ये हमेशा अल्पसंख्यक होता है, माइनॉरिटी में होता है, ये इसकी संख्या कम होती है। मजदूरों की संख्या हमेशा ज्यादा होगी, मजदूर हमेशा मेजोरिटी में पाए जाते हैं। वह क्रांति के द्वारा राज्य सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कर देता है। कौन? मजदूर वर्ग। क्यों? क्योंकि वह संख्या में ज्यादा होता है, इसलिए वह क्रांति करता है
और क्रांति करने के कारण क्या हो जाता है, राज्य सत्ता पर नियंत्रण कर लेता है और पूंजीवादी व्यवस्था का मजदूर अंत करके एक नई व्यवस्था बनाता है। इस नई व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही या मजदूरों की तानाशाही कह सकते हैं। और इसी व्यवस्था को कार्ल मार्क्स कहता है यह व्यवस्था समाजवाद के नाम से जानी जाएगी। यानी समाजवाद के बाद एक व्यवस्था आएगी साम्यवाद। समाजवाद अंतिम व्यवस्था नहीं है, ध्यान रखना, समाजवाद को ही कहता है यह। समाजवाद जो आएगा ये थोड़े समय के लिए होगा, यह एक ट्रांजिशनल फेज होगा, या इसी को इसने बोला सर्वहारा वर्ग की यह तानाशाही है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। संघर्ष होगा अमीर और गरीब में, अमीर और गरीब, आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। अमीर और गरीब में संघर्ष होगा जिसमें गरीब जीत जाएगा, गरीब की जीत होगी। क्यों? क्योंकि संख्या इसकी ज्यादा है पहली बात तो, और अमीरों की संख्या हमेशा कम होती है, ये अल्पसंख्यक होते हैं, और ये गरीब जो हैं ये बहुसंख्यक होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं। एक तो कारण ये है। दूसरा, जब अमीर और गरीब में संघर्ष होगा तो गरीब जीतेगा, गरीब के जीतने के बाद एक नई व्यवस्था आएगी, सर्वहारा की व्यवस्था या सर्वहारा की तानाशाही, सर्वहारा की तानाशाही आएगी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट इसे बोलते हैं। या मार्क्स कहता है यही व्यवस्था, सर्वहारा की तानाशाही व्यवस्था को मार्क्स कहता है यही समाजवादी व्यवस्था होगी। लेकिन मार्क्स का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था या सर्वहारा की तानाशाही व्यवस्था लाना नहीं है। मार्क्स कहता है कि अंतिम व्यवस्था तो साम्यवादी व्यवस्था होगी, ठीक है, क्योंकि साम्यवादी में तो तानाशाही नहीं होगी, जबकि समाजवादी व्यवस्था में किसकी तानाशाही होगी, मजदूरों की तानाशाही होगी। यहां पर ध्यान रखना, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, कहां पे, समाजवादी व्यवस्था में। लेकिन यह संक्रमण काल के लिए होगी, ध्यान रखना, थोड़े समय के लिए होगी। इसके बाद क्या होगा, साम्यवाद आएगा और यह लंबे समय तक चलेगा, जहां पे न तो राज्य होगा, न निजी संपत्ति होगी, न धर्म होगा, न ही पुलिस प्रशासन होगा, न कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर न तो अमीर होंगे न ही गरीब होंगे, तो इन सब चीजों का अभाव पाया जाएगा, और यह व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था कार्ल मार्क्स मानता है। The entire society gets divided into capitalist and labor classes. Laborers are the majority class. Laborers हमेशा majority में होती है ना। The establishes control over the state power through revolution and ends the capitalist system. Then this system is known as the dictatorship of the proletariat. This system is also known as a socialism. इसी सिस्टम को हम सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं, या हम सोशलिज्म को डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट के नाम से जान सकते हैं। तो दोनों बातें एक हैं, लेकिन यह जो है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही जो है ये केवल और केवल अल्प समय के लिए होगी या संक्रमण काल के लिए होगी, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे देखिए, कार्ल मार्क्स कहता है मुक्त व्यक्ति और दास, पेट्रिशियन और प्लेबियन, मालिक और अर्धदास, गिल्ड और मालिक, जर्नीमैन, एक शब्द में कहा जाए तो उत्पीड़क और उत्पीड़ित एक दूसरे से हमेशा संघर्ष करते रहते हैं समाज में। तो यह प्रक्रिया संघर्ष की हमेशा चलती रहती है। हाँ, संघर्ष की प्रक्रिया चल तो रही है, लेकिन समाज का स्वरूप बदलेगा, तो एक समाज में दास होगा, एक समाज में उसका मालिक होगा, दूसरे समाज में किसान होगा तो उसका शोषण करने वाला उसका सामंत होगा। तो इस समाज का स्वरूप बदलने पर वर्गों का स्वरूप बदलता है, लेकिन शोषण जारी रहता है, एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे मार्क्स का कहना है कि दुनिया के मजदूरों, विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल और केवल बेड़ियां हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, और पाने के लिए तुम्हारे पास पूरा संसार है। अगर दुनिया के मजदूरों एक होकर के तुमने पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष कर दिया और जीत गए तो तुम्हारी बेड़ियां टूट जाएंगी और तुम्हारे लिए सारा संसार मिल जाएगा तुम्हें। नहीं, अगर संघर्ष नहीं करोगे तो हमेशा बेड़ियों में जकड़े रहोगे। ठीक है, यह कहता है कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, साम्यवादी घोषणा पत्र में कहता है।
इसकी बुक है साम्यवादी घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, ठीक है। मुझसे एक चीज नहीं हो पाती, मैं बोलता भी रहता हूं और लिखता भी रहता हूं, तो दोनों चीजें नहीं हो पाती, इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा उसको आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर समझाते टाइम मैं कुछ और लिख रहा हूं, मैं मार्क्स के बारे में समझा रहा हूं, अगर मैं सोचूं कि मैं प्लेटो के बारे में लिख दूं तो नहीं लिख पाता हूं मैं, ठीक है। अब पता नहीं आप लोगों की आदत होगी लिखने की, या जो भी लिख पाता होगा, मेरी तो आदत नहीं है कि मैं बोल कुछ और रहा हूं और लिख हाथ से कुछ और पाता हूं, नहीं, जो बोलूंगा शायद उसी पर लिख पाऊं मैं, ठीक है। मार्क कहता है द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चांस एंड एंड वर्ड टू गेन, ठीक है। मार्क्स कहता है कि वर्कर्स यूनाइट हो जाओ, आप दुनिया के वर्कर्स यूनाइट हो, एक हो जाओ, है ना। खोने के लिए तुम्हारे पास नथिंग्स है, कुछ भी नहीं है चैन के अलावा, इस बेड़िया के अलावा, इस जंजीरों के अलावा, और गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास पूरा वर्ल्ड है। नोट द फ्रेंच ट्रेड यूनियनिस्ट सॉरेल, ठीक है, जॉर्ज सॉरेल की बुक कौन सी है बताएं। जॉर्ज सॉरेल ने कौन सी पुस्तक लिखी, कॉल्ड द मार्क्सिस्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। फ्रांसिस श्रमिक दार्शनिक जॉर्ज सॉरेल ने, श्रमिक संघवादी जॉर्ज सॉरेल ने मार्क्सवादी वर्ग को एक अमूर्त कल्पना की संज्ञा दी है। उसने कहा कि यह मार्क्सवाद क्या है, एक अमूर्त कल्पना है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आधुनिक समाज में मार्क्स जो है, यहां पे शब्द ध्यान रखना, आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आधुनिक समाज में मार्क्स दो वर्गों की कल्पना करता है जिसमें वर्ग संघर्ष होता है, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है, मार्क्स इमेजिन्स टू क्लासेस इन द मॉडर्न सोसाइटी इन विच क्लास स्ट्रगल एग्जिस्ट, जिसमें हमेशा वर्ग संघर्ष चलता रहता है। तो वह क्लास कौन कौन सा है, एक तो बिजनेस क्लास है, यानी मर्चेंट क्लास या व्यापारियों का क्लास। इसमें क्या होता है कि नगरों में रहने वाले व्यापारी वर्ग जो नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है, इसको व्यापारी वर्ग कहा गया। दूसरा होता है औद्योगिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग। ये नगरों में रहने वाला औद्योगिक सर्वहारा वर्ग जो है, ये आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है, जबकि व्यापारी वर्ग नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, और वहीं पर मजदूर वर्ग आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, कह लें इकोनॉमिक लिबर्टी या इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करता है। तो दो क्लासों की बात इसने की है, एक व्यापारी वर्ग, दूसरा औद्योगिक या श्रमिक वर्ग कह सकते हैं, एक मजदूर वर्ग, एक मालिक वर्ग, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है, इसकी आलोचना भी की जाती है, किस आधार पर की जाती है इसकी आलोचना, तो ये भी लगे हाथ हम देख लेते हैं। अब देखिए मार्क्स कहता है, इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स कहता है। तो क्या मानव के इतिहास में हमेशा वर्ग संघर्ष ही पाया गया है, क्या सहयोग नहीं पाया जाता है मानव मानव के बीच में, क्या अमीर गरीब के बीच में सहयोग नहीं होता, होता है। तो मार्क्स ने केवल संघर्ष की बात की है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी बात, वर्ग संघर्ष की अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण परिभाषा कार्ल मार्क्स ने दी है। तीसरी बात आलोचना इसकी जाती है कि समाज में केवल क्या दो ही वर्ग होते हैं, नहीं, दो वर्ग के अलावा भी बहुत सारे वर्ग होंगे, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना, बच्चे, दास, बूढ़े, बुजुर्ग, बहुत सारे क्लास होती हैं। मार्क्स की क्रांति संबंधी धारणा गलत सिद्ध हुई, क्योंकि श्रमजीवी क्रांति अभी तक कहीं भी नहीं, अभी तक मजदूरों ने कहीं पर भी क्रांति नहीं की है, इसलिए यह क्रांति की अवधारणा गलत है, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री इज नॉट हिस्ट्री ऑफ ए स्ट्रगल, vague and flawed definition of a class. There are not only two classes in a society. Marx's concept of a revolution has been proven wrong because the proletarian revolution has not yet taken place. मार्क्स की भविष्यवाणी का वैज्ञानिक आधार नहीं है, कि मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद का अंत हो जाएगा और साम्यवाद आ जाएगा, क्या आपको लगता है कि पूंजीवाद कभी अंत होगा इसका? तो मुझे तो नहीं लगता कभी पूंजीवाद का अंत होगा, बल्कि पूंजीवाद तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। कैपिटलिज्म तो हमेशा ग्रोथ करता जाएगा, क्योंकि पूंजी के बिना तो हमारा विकास ही संभव नहीं है, ठीक है। लास्की ने लिखा है कि हो सकता है पूंजीवाद के विनाश का परिणाम साम्यवाद न हो, बल्कि अराजकता हो, जिसमें से एक ऐसे अधिनायक तंत्र का जन्म हो सकता है
जिसका कि सिद्धांत में साम्यवादी आदर्शों से कोई संबंध ना हो। तो भैया आप लास्की का जितना भी स्टेटमेंट आप देखते हैं, सारे स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए। स्टेटमेंट समझ में आए या ना समझ में आए, आपको कोई लेना देना नहीं, आप इसको रट लो, याद कर लो, जैसे मर्जी, ठीक है। कुछ विद्यार्थी अभी ये इस उम्मीद में बैठे होंगे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तब मैं पढ़ाई करूंगा, है ना। तो इस गलत धारणा में आप अभी ना बैठिए, क्योंकि पीडीएफ में हो सकता है 2 महीने 4 महीने के बाद प्रोवाइड कराऊं, पीडीएफ में कुछ करेक्शन करके तब प्रोवाइड कराऊं। तो अभी आप भैया अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलो, है ना। बिल्कुल डिपेंडेंसी आप मेरे ऊपर ना बना के रखो, क्योंकि 27 अक्टूबर से मैं मुंबई जा रहा हूं किसी काम से, और मैं आऊंगा 3 तारीख को, 3 नवंबर को। तो क्लासेज अब 4 नवंबर से ही कंटिन्यू हो पाएंगी। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर जो पहले हमारा सिलेबस था प्लेटो से मार्क्स तो मैं कंप्लीट करवा के आपका जा रहा हूं, ठीक है। अभी इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, एक पार्ट कार्ल मार्क्स का, जिसमें कुछ बचे हुए जो सिद्धांत होंगे कार्ल मार्क्स का वो कवर करूंगा। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोग 10-12 क्वेश्चन देख लेंगे कि कैसे मार्क्सवाद के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे, जिससे कि आपने जो ऊपर की सारी चीजें पढ़ी हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। चलिए, Marx' prediction have a no scientific basis. Lasky wrote that the destruction of capitalism may result not communism but in anarchy, out of which a dictatorship may arise, which may have nothing in a common with communist ideal in principle. अब देखिए, अब मार्क्स ने बताया कि पूंजीपति और सर्वहारा इन दोनों में संघर्ष होगा, और संघर्ष के बाद जीत किसकी होगी? तो सर्वहारा वर्ग की जीत होगी। जब सर्वहारा वर्ग की जीत होगी तो सर्वहारा वर्ग कुछ दिन अधिनायकवादी शासन चलाएगा अपना, अधिनायकवाद आएगा सर्वहारा वर्ग की, या इसी को इसने बोला ये समाजवादी व्यवस्था है, जो थोड़े समय के लिए चलेगी, ये हमेशा के लिए नहीं होगी। इसके बाद आएगी एक अंतिम व्यवस्था, साम्यवाद, ठीक है। तो अब देखो संघर्ष हो रहा है, संघर्ष होने के बाद मार्क्स कहता है एक व्यवस्था आएगी साम्यवादी व्यवस्था, या इसी को इसने बोला सर्वहारा वर्ग की तानाशाही या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट आएगा। ये मार्क्स का कहना है कि समाजवादी व्यवस्था में सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, किसके ऊपर? अमीरों के ऊपर। अब गरीबों की तानाशाही आ जाएगी अमीरों के ऊपर इस व्यवस्था में। इसमें मजदूर वर्ग के बहुमत वाली सरकार होगी, यह समाज को बुनियादी रूप में बदलने का काम करेगी, ठीक है। कौन सी व्यवस्था? समाजवादी व्यवस्था या सर्वहारा की तानाशाही व्यवस्था जो होगी, समाज में कुछ बुनियादी सुधार लाएगी। समाज में अगर क्रांति के बाद कुछ पूंजीपति अगर बचे रह गए तो उन पूंजीपतियों को समाप्त किया जाएगा, और इसके द्वारा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का अंत करके सामूहिक स्वामित्व की स्थापना की जाएगी, या सामूहिक स्वामित्व कायम किया जाएगा। ये ऐसा मार्क्स कहता है कि सर्वहारा वर्ग की जब तानाशाही आएगी तो उसमें शासन कौन करेगा? शासन मजदूर वर्ग करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? तो अमीरों के ऊपर करेंगे, यानी इसमें मजदूर शोषण करेंगे, किसका? अमीरों का। मार्क्स सेज दैट इन द सोशलिस्ट सिस्टम the dictatorship of the proletariat yani working class will be established. In this there will be a government with the majority of the working class. This will work of fundamentally change in the society. Through this, private ownership of the means of the production will be ended and collective ownership will be established over them, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें तो एक तो प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर दिया जाएगा, और जो मींस ऑफ प्रोडक्शन होगा इस पर कलेक्टिव ओनरशिप आ जाएगा, ना कि प्राइवेट ओनरशिप। इस प्रकार इस व्यवस्था में क्या हो जाएगा? शोषण का अंत होगा। लेकिन शोषण होगा, अंत नहीं होगा शोषण में। शोषण कौन करेगा? शोषण जो है गरीब वर्ग करेंगे, अमीरों का शोषण। गरीबों की तानाशाही होगी अमीरों के ऊपर, ठीक है। उत्पादन की प्रक्रिया में सभी भाग लेंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो।
इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा हर व्यक्ति, और जितनी उसकी क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, और जितना काम करेगा भैया उसके काम के अनुसार उसे मिलेगा। लेकिन जब साम्यवाद आएगा तो साम्यवाद में क्या होगा ये समझ लेते हैं। ये तो समाजवाद का लक्षण है, ये समाजवाद का है, सोशलिज्म का है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार मिलेगा। ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद में थोड़ा सा अंतर आप समझ ले कि जो समाजवाद है या जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है, इस व्यवस्था में व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और जितना कार्य करेगा उस कार्य के अनुसार उसे वेतन मिलेगा। ये तो हो गया भैया समाजवादी व्यवस्था। अब देख लेते हैं साम्यवादी व्यवस्था क्या है। साम्यवादी व्यवस्था में मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है साम्यवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, ठीक है, जितनी उसकी क्षमता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के अनुसार नहीं मिलेगा, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार मिलेगा, ना कि उसके कार्य के अनुसार। ये चीजें ध्यान रखनी है कि यह समाजवादी व्यवस्था में कौन सी बातें बोल रहा है और साम्यवादी व्यवस्था में कौन सी बातें बोल रहा है। ठीक है, in this way the exploitation will be end. In this system everyone will participate in the production of the process. In this system every person will work according to his capacity and get salary according to his work. सीधी सी बात है, जितनी आपकी कैपेसिटी है आपको उतना कार्य करेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और जितना आप कार्य करेंगे, जितना आप वर्क करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। बात खत्म है, ये सीधी सी बात है। चलिए अब देखते हैं इस सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद मार्क्स कहता है कि अंतिम व्यवस्था जो मार्क्स का उद्देश्य है साम्यवाद, यानी कि विकास की अंतिम अवस्था। अब इसके बाद विकास क्या होगा? नहीं होगा, समाज इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शोषण ही नहीं होगा, संघर्ष ही नहीं होगा। क्योंकि मार्क्स कह रहा है कि समाज आगे बढ़ता है तो संघर्षों के कारण बढ़ता है, स्ट्रगल के कारण बढ़ता है। लेकिन जब साम्यवाद आ जाएगा तो यहाँ स्ट्रगल ही नहीं होगा, तो समाज ये विकास की अंतिम अवस्था होगी, यानी अब इसके बाद कोई विकास की जरूरत नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और यही मार्क्स का उद्देश्य है कम्युनिज्म, द फाइनल स्टेज ऑफ अ डेवलपमेंट, इसे हम कह सकते हैं। मार्क्स के अनुसार समाजवाद साम्यवाद का मार्ग प्रशस्त करेगा, यानी जो समाजवाद आएगा, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही जो आएगी, वही रास्ता दिखाएगी साम्यवाद का। साम्यवाद का मार्ग वही प्रशस्त करेगा, साम्यवाद की प्राप्ति में समाजवाद सहयोग करेगा। वह उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की समाप्ति कर वर्गों को खत्म कर देता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहता है कि उत्पादन के साधनों पर जो निजी स्वामित्व पूंजीवाद में बना हुआ था वह अब साम्यवाद में समाप्त हो जाएगा, समाजवाद में समाप्त हो जाएगा, और वर्ग संघर्ष की जो वर्ग संघर्ष है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? जब साम्यवाद आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, साम्यवाद में राज्य का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य विलुप्त हो जाएगा। मार्क्स के विचारों में राज्य की उत्पत्ति वर्गों के उत्पन्न होने के बाद हुई है। मार्क्स कहता है कि ये राज्य कब आया? राज्य आया जब समाज में वर्ग बने, एक अमीर दूसरा गरीब। लेकिन मार्क्स कहता है, यहां पे आपने देखा कि मार्क्स ने बोला कि साम्यवाद में राज्य का लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स कहता है कि जब वर्ग ही नहीं होंगे साम्यवाद में तो राज्य की क्या जरूरत है, क्योंकि राज्य की आवश्यकता तब पड़ती है जब राज्य जो है, राज्य में वर्ग बनते हैं। लेकिन मार्क्सवाद कहता है कि साम्यवाद में न तो वर्ग होगा, जब वर्ग ही नहीं होगा तो राज्य की भी जरूरत नहीं है। राज्य की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे शोषण होता है, जहां पे वर्ग होते हैं, जहां पे क्लास डिवीजन होता है। साम्यवाद में न तो कोई शोषण होगा, न तो कोई एक्सप्लॉयटेशन होगा, न ही कोई क्लास का डिवीजन होगा, और न ही स्टेट का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स सोशलिज्म पेव्स द वे फॉर कम्युनिज्म. It abolishes the classes by ending private ownership of the means of production. After this state disappear. कहां पे? कम्युनिज्म में। मार्क्स कहता है कि जब कम्युनिज्म आएगा तो स्टेट डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म में ना तो कोई संघर्ष होगा, ना तो कोई शोषण होगा, ना ही कोई एक्सप्लॉयटेशन होगा। जब एक्सप्लॉयटेशन होता है, जब क्लास स्ट्रगल होता है, तब स्टेट का फॉर्मेशन होता है, तब स्टेट का निर्माण होता है।
लेकिन साम्यवाद में, कम्युनिज्म में तो स्टेट होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्लास स्ट्रगल ही नहीं है। इन मार्क्स व्यू द स्टेज ओरिजिनेटेड आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द क्लासेस। इसीलिए वर्गों की समाप्ति के बाद राज्य का लुप्त हो जाना क्या है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक परिणति है, क्योंकि मार्क्स कहता है कि वर्गों की समाप्ति हो जाएगी कहां पर, वर्ग संघर्ष का अंत हो जाएगा साम्यवाद में। जब वर्ग ही खत्म हो जाएंगे तो राज्य की क्या जरूरत है, क्योंकि राज्य इसलिए आता है क्योंकि राज्य अमीरों ने बनाया है, अमीरों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। ठीक है, तो जब साम्यवाद आएगा ना तो वहां पे कोई अमीर होगा भैया, ना कोई गरीब होगा, तो राज्य की क्या जरूरत पड़ेगी, राज्य की कोई जरूरत ही नहीं है वहां पर। साम्यवाद की अवस्था राज्य विहीन और वर्ग विहीन अवस्था होगी, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। ठीक है, ना तो राज्य होगा साम्यवाद में, ना ही कोई वर्ग होगा, ना ही कोई स्टेट होगा, ना ही कोई क्लास होगा। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति भी नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होगी इसमें। यह प्रभुत्वशाली वर्ग का एक यंत्र है। क्या, राज्य, राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का एक यंत्र है। राज्य जो है प्रभुत्वशाली वर्ग का एक यंत्र है, प्लस व्यक्तिगत संपत्ति भी प्रभुत्वशाली वर्ग का क्या है, एक यंत्र है। दोनों चीजें यंत्र हैं। ठीक है, इसका उपयोग वर्चस्व बनाए रखने और शोषण करने के लिए किया जाता है। मार्क्स कहता है राज्य का जो उपयोग होता है वो वर्चस्व बनाए रखने के लिए होता है, गरीबों का शोषण करने के लिए राज्य का सहारा लिया जाता है। लेकिन जब साम्यवाद आएगा तो वहां पे कोई शोषण ही नहीं होगा, तो राज्य भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होगी साम्यवाद में, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। Therefore, the extinction of the state after the abolition of classes is a natural consequences. The state of communism is a stateless and classless. इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी लाइन को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने स्किप किया तो आप ये मान के चलो कि आप अपने साथ खुद गलती कर रहे हो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक एक लाइन जो उठाई गई है ना, ये 15-20 बुकों से उठाई गई है। एक एक लाइन का पढ़ करके लिया गया है, एक एक लाइन कि एक इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों एग्जाम में ये हमने लाइन इसको ऐड किया, कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है इसका, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, आप बुक पढ़ते हो तो बुक में से आप एक ही लाइन, 2 लाइन सिलेक्ट करते हो, क्योंकि सारी चीजें बुक में यूजफुल नहीं होती, समझाने के लिए बहुत सारी चीजें दे रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एग्जाम में, जो बुक्स में, उन्हीं को यहां पर उठा के रखा गया है, फालतू की चीजों को नहीं रखा गया है, ये बात ध्यान रखना। देयर इज नो पर्सनल प्रॉपर्टी in this either in this state. It is an instrument of a dominant class. It is used maintain dominance in the and exploitation. ठीक है, तो मार्क्स कहता है कि जब कम्युनिज्म आएगा तो वहां पर स्टेट नहीं होगा, क्योंकि स्टेट क्या करता है, स्टेट एक्सप्लॉयटेशन करता है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन का एक माध्यम है। मार्क्स कहता है जो साम्यवाद की अवस्था है, कैसी अवस्था है, तो मार्क्स कहता है यह साम्यवाद जो है ऐतिहासिक विकास की अंतिम और सर्वोच्च और पूर्ण अवस्था है। ठीक है, मार्क्स आगे कहता है कि समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और अपनी जरूरत के अनुसार, यानी आवश्यकता के अनुसार उसकी जरूरतें पूरी होंगी, तो ये साम्यवाद की व्यवस्था है। अभी ऊपर आपने देखा कि जो कार्य के अनुसार उसे मिलेगा वो समाजवादी व्यवस्था थी, तो समाजवाद और साम्यवाद में स्पष्ट अंतर आपको पता होना चाहिए। लोग अपनी चिंताओं से इस व्यवस्था में, किस व्यवस्था में, साम्यवादी व्यवस्था में, मार्क्स कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था में लोग अपनी चिंताओं से मुक्त होकर पूरी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे, क्योंकि मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी समाज में, पूंजीवादी राज्य में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती ही नहीं है, व्यक्ति की स्वतंत्रता लोप हो जाती है, व्यक्ति शोषण का शिकार हो जाता है। स्वतंत्रता मिलती है केवल और केवल पूंजीपति को, पूंजीवाद में। ठीक है, लेकिन जब साम्यवाद आएगा तो साम्यवाद में सभी व्यक्तियों को पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ठीक है, साम्यवादी अवस्था में समाज में क्या होगी, समरसता होगी, समाज में सामंजस्य होगा, समाज में हार्मोनी होगी। इट इज द लास्ट एंड हाईएस्ट and complete stage of the historical development. Every member of the society will work according to his capacity and his needs will be fulfilled as per the requirement. People will be free from their worries and will be able to enjoy complete freedom. There will be harmony in the society in the communist state. तो इस तरीके से आप चीजों को समझते हुए चलेंगे। बार बार ये शब्द मैं यूज करता हूं
कि चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बुक लिखी जो 1848 में लिखी गई थी। इसी को साम्यवादी घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसमें लिखा कि साम्यवादी समाज वर्ग एवं वर्ग संघर्ष से मुक्त एक ऐसा संघ होगा। ठीक है, साम्यवादी समाज के बारे में कह रहा है कि साम्यवादी जो समाज होगा इसमें वर्ग और वर्ग संघर्ष से मुक्ति मिल जाएगी लोगों को, जिसमें हर एक के मुक्त की विकास की सभी शर्त मुक्त विकास पर लागू होगी, यानी हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा। इस तरीके के स्टेटमेंट आपको याद रखने चाहिए। एंगल्स कहते हैं कि राज्य खत्म नहीं किया जाएगा, वरन राज्य क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। हाशिए और हथौड़े की भांति राज्य अजायब घर में चला जाएगा। आज आप बहुत कम हशिया और हथौड़ा देखते हैं। आज जो पहले जो गेहूं काटने के लिए हशिया या इन सब चीजों का प्रयोग होता था, आज बड़ी बड़ी ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिससे आप गेहूं या फसलों को काटने में यूज किया जाता है ना। आज आप हथौड़े का उपयोग बहुत कम देखते होंगे। जो छोटे छोटे लोहार थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ चुकी हैं, वहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ी बड़ी चीजों का उत्पादन करते हैं, तो हथौड़े का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बड़े बड़े हैमर्स आ चुके हैं आज जो मशीनों के द्वारा चलते हैं। तो जैसे आज हमें हथौड़े और हंसिए देखने को बहुत कम मिलते हैं जो केवल एक जैसे म्यूजियम में रखे जाते हैं, तो वैसे ही जो है राज्य म्यूजियम की तरह हो जाएगा। राज्य एक म्यूजियम की भांति हो जाएगा और हम समझेंगे कि यार राज्य भी कोई था, किसी भी स्थिति में राज्य था या किसी अवस्था में राज्य भी हुआ करता था, ऐसा एंगल्स कहता है। एंगल्स कौन है? मार्क्स का दोस्त है ये। Karl Marx wrote in his Communist Manifesto that communist society will be a union-free classes and class struggle in which the free development of each and will be conditional upon the free development of all. Note, Engels says that the state will not be abolished, but will wither away like the sickle and hammer. The state will be consigned to the म्यूजियम। ठीक है, स्टेट क्या होगा, म्यूजियम में कंसाइंड हो जाएगा या म्यूजियम में चला जाएगा। अब मार्क्स के राज्य संबंधी विचार, आई थिंक हमने 2 बार कर लिया क्या मार्क्स के राज्य संबंधी विचार? नहीं, ये तो साम्यवाद की बात थी। ठीक है, ये तो साम्यवाद के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं मार्क्स के राज्य संबंधी विचार। मार्क्स राज्य को क्या मानता है? मार्क्सवादियों के अनुसार आधार एवं अधिसंरचना, आधार एवं अर्थव्यवस्था नामक संरचना राज्य सरकार के स्वरूप का निर्धारण करती है। मार्क्स कहता है जैसे आधार होगा वैसे ही उसकी अधिसंरचना होगी। आपने ऊपर पढ़ भी लिया था, जैसे बेस होगा वैसे ही सुपर स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक है, अगर समाज का आधार पूंजीवादी है तो समाज की अधिसंरचना भी पूंजीवाद से प्रभावित होगी। इसीलिए पूंजीपति वर्ग का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। तो ये चीज मार्क्स बताता है कि मार्क्स देखो आगे राज्य के बारे में और क्या बोलेगा, आप समझते हुए चलना इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द स्ट्रक्चर कॉल्ड बेस एंड इकोनॉमी डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देयरफॉर द कैपिटलिस्ट क्लास हैज कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह राज्य एवं सरकार पर उनका स्वाभाविक नियंत्रण हो जाता है। किसका? अमीरों का, पूंजीपतियों का। ठीक है, मार्क्स कहता है कि राज्य में अमीरों का वर्चस्व होता है, गरीबों का नहीं। राज्य जहां पर होगा वहां पर हमेशा गरीबों का शोषण होगा, ध्यान देना। ठीक है, मार्क्स कहता है जहां पर भी राज्य होगा वहां पे हमेशा शोषण एक ही वर्ग का होता है, गरीबों का। और राज्य सहायता किसकी करता है? अमीरों की सहायता करता है। तो मार्क्स इसीलिए कहता है कि जब साम्यवाद आएगा यहां पर राज्य नहीं होगा, क्योंकि राज्य जहां पे होगा वो शोषण करेगा, किसका? गरीबों का। मार्क्स ने राज्य की आर्थिक व्याख्या की। मार्क्स ने बताया कि जैसे अर्थव्यवस्था होगी वैसे राज्य का स्वरूप भी होगा। अगर अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होगी तो राज्य भी बहुत ही ज्यादा शोषणकारी होगा। राज्य क्या है? पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का एक यंत्र है, या पूंजीपतियों के हाथों के शोषण का एक यंत्र है। ठीक है, यानी राज्य के माध्यम से पूंजीपति गरीबों का शोषण करता है, यह राज्य का सहारा लेता है शोषण करने में। राज्य एक परजीवी संस्था है, मार्क्स कहता है। मार्क्स कहता है राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति है। राज्य
क्या है, पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का यंत्र है। ठीक है, मार्क्स कहता है कि जब अमीर और गरीब में संघर्ष होगा तो राज्य, ये पुलिस प्रशासन, राज्य किसकी पिटाई करेंगे, गरीबों की पिटाई करते हैं, अमीरों की पिटाई नहीं करते, क्योंकि राज्य तो अमीरों के लिए बनाए गए हैं, अमीर व्यक्तियों ने राज्य अपने लिए बनाए हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। नई चीजें समझ में आएंगी तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं और आसानी से समझाने का प्रयास कर सकता हूं और करूंगा भी, जब तक आपको अंतिम आपके उद्देश्य तक ना पहुंचा दूं मैं। ठीक है, इन दिस वे they get natural control over the state and government. Marx has given an economic explanation of the state. The state is an instrument of exploitation in the hand of the capitalist. The state is a parasitic institution. अब देखो, मार्क्स कहता है राज्य क्या है, शोषण का यंत्र है, राज्य पूंजीपतियों की शोषण का एक तरीका है, और इसीलिए मार्क्स कहता है कि उदारवादियों द्वारा प्रतिपादित राज्य के तटस्थ, निष्पक्ष एवं कल्याणकारी स्वरूप को मार्क्सवादियों ने अस्वीकार कर दिया। मार्क्स कहता है जो उदारवादियों ने राज्य का स्वरूप बताया, ये राज्य क्या है, शोषणकारी है, ये गरीबों का शोषण करता है, कल्याण के नाम पर, निष्पक्षता के नाम पर, तटस्थता के नाम पर, जबकि राज्य कभी भी तटस्थ, निष्पक्ष, कल्याणकारी हो ही नहीं सकता, ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है। मार्क्स कहता है कि अमीरों के लिए तो राज्य बनाया गया है और यह हमेशा शोषण किसका करेगा, गरीबों का शोषण करेगा। जब एक ही वर्ग का शोषण करता है तो यह फिर निष्पक्ष कैसे हुआ। ठीक है, अब मार्क्सवादी राज्य को ना तो प्राकृतिक मानते हैं और ना ही कल्याणकारी मानते हैं, ये बात ध्यान रखना। बल्कि राज्य की उत्पत्ति, मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि समाज जो है दो वर्गों में विभाजित हो जाए। ठीक है, एक अमीरों का वर्ग, दूसरा गरीबों का वर्ग, गरीब और अमीर का वर्ग। ठीक है, और राज्य जो है अमीरों की सहायता करता है और गरीबों को डंडे लगाता है, मारता है, पिटाई करता है, शोषण करता है। चलिए, अब कमेंट करके आप बताइएगा कि मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है। Therefore, Marxists rejected the neutral, impartial and welfare from the step propounded by the liberals. Marxists consider the state is a neither natural nor a welfare. Rather the state arose so that society would be divided between two classes, एक elite class, दूसरा प्रोलिटेरिएट क्लास। ठीक है, एक बुर्जुआज क्लास, दूसरा प्रोलिटेरिएट क्लास। मार्क्स कहता है पूंजीपति वर्ग द्वारा निजी संपत्ति को बनाए रखने के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है। पूंजीपति राज्य का निर्माण करता है, क्यों? क्योंकि जो पूंजीपति की संपत्ति है उसकी सुरक्षा हो सके, किससे? गरीबों से हो सके। नहीं तो गरीब क्या करेंगे, गरीब पूंजीपति की संपत्ति छीन लेंगे। गरीब की संख्या ज्यादा होती है, अमीर की संख्या कम होती है, इसीलिए पूंजीपति हमेशा गरीबों से डरता रहता है और डर के कारण उसने अपनी संपत्ति, जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है, उसको बचाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन, राज्य, सरकार, इन सब का निर्माण करता है। तो मार्क्स कहता है कि राज्य, पुलिस प्रशासन, ये सब क्या है, शोषण के यंत्र हैं, पूंजीपतियों के हाथों के यंत्र हैं, पूंजीपतियों के इशारे पर ये काम करते हैं। मार्क्स के विचारों में राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति होने के बाद हुई, रेपिटेशन हुआ है, ये कट कर दूंगा मैं। राज्य क्या है, प्रभुत्वशाली वर्ग का एक यंत्र है। ठीक है, मार्क्स कहता है राज्य क्या है, प्रभुत्वशाली वर्ग यानी अमीरों का एक यंत्र है ये। इसका उपयोग, मार्क्स कहता है कि राज्य का उपयोग अमीर कैसे करते हैं, तो इसका उपयोग वर्चस्व बनाए रखने और शोषण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मार्क्स कहता है कि अमीर वर्ग जो है राज्य का उपयोग गरीबों के शोषण के लिए करते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए करते हैं, अपनी संपत्ति की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य का प्रयोग किया जाता है, यह राज्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से राज्य के ऊपर कार्ल मार्क्स के विचार हैं। द स्टेट वाज क्रिएटेड to maintain private property by capitalist classes. In Marx's view, the state originated after the emergence of the classes. It is an instrument of the dominant class. It is used to maintain the dominance and exploitation. अब मार्क्स कहता है कि राज्य का उद्देश्य जो है शोषक वर्ग,
या पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करना। एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि राज्य का उद्देश्य क्या है? शोषक वर्ग मतलब अमीर, ठीक है। राज्य का उद्देश्य अमीर या पूंजीपति के हितों की रक्षा करना है राज्य का उद्देश्य। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के किसी भी युग में पाई जाने वाली राज्य व्यवस्था अपनी सामाजिक व्यवस्था के सापेक्ष होती है। मार्क्स कहता है कि इतिहास आप उठा के देख लो, जैसे वहां की अर्थव्यवस्था होगी, जैसे इतिहास में समाज होगा, वैसे ही राज्य होगा, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के सापेक्ष ही राज्य व्यवस्था पाई जाती है। यानी कि जैसे समाज की संरचना होगी, जैसे समाज में अर्थव्यवस्था होगी, जैसे समाज का स्वरूप होगा, उस स्वरूप के अनुसार राज्य या उसकी राज्य व्यवस्था होगी। राज्य व्यवस्था कभी भी सापेक्ष हमेशा अपने सामाजिक व्यवस्था के सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती। लेकिन 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट में मार्क्स कहता है कि राज्य स्वतंत्र भी होता है। जब ऐसी स्थिति आती है जब राज्य के ऊपर ना तो पूंजीपति का नियंत्रण होता है, ना ही गरीबों का नियंत्रण होता है, ठीक है। तो एक जगह, मात्र एक ऐसी जगह जहां पे 18th ब्रूमेर ऑफ लुईस बोनापार्ट, उसने एक पुस्तक लिखी, उसमें बोला कि राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया उसने। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया उसने बताया कि जो राज्य होगा सामाजिक व्यवस्था से स्वतंत्र होगा, ठीक है, उसकी सामाजिक व्यवस्था की सापेक्षता से स्वतंत्र होगा। मार्क्स के अनुसार राज्य अस्थायी संस्था नहीं है। मार्क्स कहता है ये हमेशा राज्य बना नहीं रहेगा। मार्क्स कहता है जब साम्यवाद आएगा ना, तब इस राज्य को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि साम्यवाद में शोषण नहीं होगा तो राज्य की जरूरत नहीं है। साम्यवाद में वर्ग नहीं होगा तो साम्यवाद में राज्य भी नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स कहता है राज्य वहां पे होता है जहां पे वर्ग होगा समाज में, जहां पे शोषण होता है। तो साम्यवाद में ना तो शोषण होगा, ना ही अमीर होंगे, ना ही गरीब होंगे, तो राज्य की भी जरूरत वहां पर नहीं होगी। बट द पर्पस ऑफ ऑल द स्टेट is to protected interest of the exploiting class or the capitalist class. According to Marx, the state or political system is found any period of the state is a relative it's to social system. याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्क्स कहता है कि इतिहास में जैसा समाज होगा वैसी समाज की सामाजिक व्यवस्था भी या राज्य व्यवस्था भी होगी। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द स्टेट इज अ नॉट परमानेंट इंस्टीट्यूशन। मार्क्स कहता है कि जब कम्युनिज्म आएगा तो ये स्टेट क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखो आगे मार्क्स कहता है कि साम्यवाद में राज्य क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसी को साम्यवादी घोषणा पत्र भी कहते हैं, जो 1848 में लिखी गई। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने राज्य को क्या बोला? पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहा है। नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हरियाणा एचटेट के पेपर में आया हुआ है। तो एक एक लाइन, एक एक सारी चीजों को एग्जामिन करने के बाद ही इस नोट्स में कोई भी चीज ऐड की जाती है, इस पीपीटी में कोई भी चीज ऐड की जाती है, ये बात आप मान के चलेंगे, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहता, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं सारा एग्जाम में मेरे ही नोट्स या मेरे ही पीपीटी से पूछेगा, ठीक है। आप बुक्स को पढ़ते रहिए, अलग से चीजें जहां से आपको मिले, इसके अलावा भी आप कंटेंट पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए। हाँ, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप बुद्धिमान हैं, आप समझ सकते हैं, पीपीटी को पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जाम में क्या पूछा जाता है और इसमें क्या इंक्लूड किया गया। कार्ल मार्क्स कहता है बुर्जुआ लोकतंत्र जो होता है वो हमेशा अवसर के अनुकूल बुर्जुआ आतंक में बदल जाता है, ठीक है। अमीरों का लोकतंत्र जो होता है अवसर पाकर हमेशा ये आतंक में बदल जाता है, शोषण में बदल जाता है। एंगल्स कहता है कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक यंत्र मात्र है। तो नोट करके यहां पर लिखा गया है, आप हमेशा कार्ल मार्क्स को ही ना लें, एंजल्स का भी स्टेटमेंट आ सकता है। आई थिंक ये आया हुआ है शायद यूपी पीजीटी के एग्जाम में, है ना, मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, या तो मैं किसी ग्रुप में देखा होगा, मैंने जो भी बहुत सारे ग्रुप से टेलीग्राम पे चलते रहते हैं जहां पे प्रैक्टिस के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वहां पे शायद मैंने देखा होगा या फिर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो याद रखने वाली बातें हैं। इन कम्युनिस्ट देयर द स्टेट विल डिसअपियर, कम्युनिज्म में, ठीक है, इन कम्युनिज्म द स्टेट विल डिसअपियर
In the Communist Manifesto, Karl Marx has called the state the working committee of the capitalist. कार्ल मार्क्स कहता है bourgeois democracy turns into bourgeois terror as and when the situation demands. Note, according to Engels, ठीक है, एंगल्स के अनुसार merely an instrument for the suppression of one class by another. अब देखिए, अब आपने ये समझा अभी तक कि जैसे समाज में अर्थव्यवस्था होती है, समाज की व्यवस्था जैसी होती है या समाज का स्वरूप जैसा होता है, वैसे राज्य होता है। राज्य अपने आप को समाज से अलग नहीं रख पाता, अपने आप में राज्य स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप ही राज्य होता है, ऐसा मार्क्स कहता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता। लेकिन मार्क्स कहता है 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट एक पुस्तक लिखता है और उसमें कहता है कि राज्य एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक ऐसी अवस्था भी आती है इतिहास में जब राज्य के ऊपर ना तो पूंजीपति और ना ही सर्वहारा यानी गरीब, है ना, दोनों का नियंत्रण नहीं होता, दोनों का नियंत्रण नहीं होता है। यानी राज्य क्या होता है, ऐसी अवस्था में राज्य स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। राज्य के पास फ्रीडम होती है या लिबर्टी होती है। यानी राज्य न तो पूंजीपति के हाथों की कठपुतली होगा, न ही सर्वहारा वर्ग के हाथों की कठपुतली होगा। ठीक है, तो ऐसी बात वो कह रहा है 18th ब्रूमेर ऑफ लुईस बोनापार्ट में। ठीक है, इसी को अगर हम शॉर्ट भाषा में समझे तो इसी को बोनापार्टिज्म स्टेट भी कहा जाता है। आपने कहीं कहीं देखा होगा बोनापार्टिज्म राज्य, बोनापार्टिज्म स्टेट। ठीक है, तो बोनापार्टिज्म स्टेट वह स्टेट है जहां पे राज्य क्या होगा, स्टेट विल बी फ्री, राज्य स्वतंत्र होगा। राज्य के ऊपर अमीरों का कोई नियंत्रण नहीं होगा, राज्य के ऊपर गरीबों का भी कोई नियंत्रण नहीं होगा। यह वह सिचुएशन है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बोनापार्टिज्म स्टेट। अब देखते हैं राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं बोनापार्टिज्म स्टेट। मार्क्स ने अपनी रचना 18th या 18वां लुई बोनापार्ट में, आप 18th याद रखिए, 18th लुई बोनापार्ट में बोनापार्टिज्म में राज्य की चर्चा की है, राज्य के बारे में बताया है। इसमें कार्ल मार्क्स ने शक्तिशाली और नौकरशाही राज्य की क्या की है, आलोचना की है। भर्त्सना का मतलब है आलोचना, आलोचना की है, क्रिटिसिज्म किया है। ठीक है, तथा सर्वहारा से इसको नष्ट करने को कहता है। मार्क्स कहता है कि इस राज्य को, इस सर्वहारा को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, सर्वहारा वर्ग से कहता है मार्क्स 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट में कि शक्तिशाली और नौकरशाही वाले राज्य की आलोचना करता है और ऐसे राज्य को अंत करने की मांग करता है। किससे, सर्वहारा वर्ग से, यानी कि गरीबों से या मजदूरों से राज्य के अंत करने की बात करता है। मार्क्स हैज डिस्कस्ड द बोनापार्टिज्म स्टेट इन हिज वर्क 18th लुईस बोनापार्ट। ठीक है, 18th ब्रूमेर ऑफ लुई, इसकी फुल फॉर्म है 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट, ऐसे करके है। ठीक है, आप इतना समझ लेंगे तो अभी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इन दिस कार्ल मार्क्स हैज condemned the powerful and bureaucratic state and asked the proletariat to destroy it. प्रोलेटेरिएट से कहता है कि ऐसे स्टेट को, ऐसे ब्यूरोक्रेटिक या पावरफुल स्टेट को नष्ट कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। मार्क्सवाद का मानना है कि राज्य एक स्वायत्त संस्था नहीं है, बल्कि यह ऊपरी संरचना यानी कि आधार है जो ऊपरी संरचना मतलब आधी संरचना। ठीक है, आधी संरचना है जो आर्थिक आधार पर टिकी हुई है। मार्क्स कहता है कि राज्य कभी भी स्वायत्त संस्था नहीं हो सकती, राज्य कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं हो सकता, बल्कि राज्य में या समाज में आधार जैसा होगा, अर्थव्यवस्था जैसी होगी, वैसे ही राज्य का स्वरूप होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अभी मैंने इसको आपको समझा कर भी पढ़ाया था, अभी लिख कर भी मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब मार्क्स कहता है
राज्य उसी वर्ग का होता है जिस वर्ग का आर्थिक साधनों पर नियंत्रण होता है या आर्थिक साधनों पर आधिपत्य होता है। ठीक है, मार्क्स उसी वर्ग का होगा, यानी मार्क्स कह रहा है कि राज्य उसी वर्ग का होता है, राज्य पर नियंत्रण उसी वर्ग का होगा जिस वर्ग का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर होता है, यानी जिसका उद्योगों पर नियंत्रण होगा, जिसका फैक्ट्रियों पर नियंत्रण होगा, जिसका पूंजी पर नियंत्रण होगा, उसी का नियंत्रण राज्य के ऊपर भी होगा। बोनापार्टिज्म ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य किसी भी वर्ग का गुलाम नहीं होता, बल्कि उसकी सत्ता, राज्य की सत्ता कैसी होगी, स्वायत्त होगी या स्वतंत्र होगी। ठीक है, तो बोनापार्टिज्म ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य ना तो अमीर का गुलाम होगा ना ही गरीब का गुलाम होगा, बल्कि राज्य क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोनापार्टिज्म के बारे में सही कथनों को पहचानिए, कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से कथन गलत हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए भैया अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपरेशन में रखें, पूरी तरीके से तैयार रखें। ठीक है, इंस्टीट्यूशन इज अ सुपर स्ट्रक्चर विच रेस्ट्स ऑन द इकोनॉमिक, सॉरी यहां पे है, ठीक है, Marxism believes that the state is a not autonomous institution, but it is a superstructure which rests on the economic base. ठीक है, मार्क्स कहता है कि स्टेट इज अ नॉट ऑटोनॉमस, स्टेट ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, बल्कि स्टेट क्या है, एक सुपर स्ट्रक्चर है जो किसके ऊपर डिपेंड है, जो इकोनॉमिक बेस पर डिपेंड है। यानी कि स्टेट की, सोसाइटी की जैसी इकोनॉमिक सिस्टम होगा वैसे ही ये स्टेट का सुपर स्ट्रक्चर भी होगा, वैसे ही स्टेट भी होगा। द स्टेट बिलोंग्स टू द क्लास विच हैज कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मार्क्स कहता है कि स्टेट के ऊपर कंट्रोल उसी का होगा, उसी क्लास का होगा जिस क्लास का कंट्रोल इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर होगा, वही क्लास स्टेट के ऊपर भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, बट आगे मार्क्स कहता है कि बोनापार्टिज्म is such a system in which the state is a not slave of any class but its power is a autonomous। लेकिन मार्क्स कहता है कि जब बोनापार्टिज्म आएगा, ठीक है, तो वह बोनापार्टिज्म ऐसा सिस्टम होगा जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, चाहे कोई सा भी क्लास हो। तब उस सिचुएशन में स्टेट कैसा होगा, स्टेट ऑटोनॉमस हो जाएगा, स्टेट स्वतंत्र हो जाएगा। वह किसी वर्ग से नियंत्रित होने की बजाय, यानी वह मतलब राज्य किसी वर्ग से नियंत्रित होने की बजाय दोनों वर्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा, अमीरों पर भी और गरीबों पर भी। कब होगा ऐसा, जब बोनापार्टिज्म राज्य आ जाएगा, जब 18th ब्रूमेरा लुई बोनापार्ट की कॉन्सेप्ट को लागू हो जाएगा। बोनापार्टिज्म का यह विचार मार्क्स ने फ्रांस की राजनीति के क्रांतियों घटनाओं से ग्रहण किया हुआ है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि मार्क्स ने अपना जो बोनापार्टिज्म का कॉन्सेप्ट लिया है कि राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व होगा, राज्य के ऊपर किसी भी वर्ग का नियंत्रण नहीं होगा, तो यह कॉन्सेप्ट राज्य के संदर्भ में मार्क्स ने कहां से लिया है, तो फ्रांस की राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक क्रांतियों से लिया है इसने। इंस्टेड ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी क्लास, इट एस्टैब्लिशेस द कंट्रोल ओवर बोथ क्लासेस। ठीक है, मार्क्स अडॉप्टेड दिस आइडिया ऑफ बोनापार्टिज्म फ्रॉम द रेवोल्यूशन एंड इवेंट्स इन द फ्रेंच पॉलिटिक्स। अब देखते हैं, मार्क्स कहता है, मार्क्स बोनापार्टिज्म को सरकार का ऐसा स्वरूप बताते हैं जब पूंजीपति वर्ग राज्य पर शासन करने की क्षमता खो चुकेगा, तब क्या होगा, तब बोनापार्टिज्म राज्य आएगा। ठीक है, जब पूंजीपति या अमीर वर्ग राज्य, जब पूंजीपति और अमीर वर्ग के हाथों से राज्य का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यह कह सकते हैं कि जब अमीरों का और पूंजीपतियों का राज्य पर नियंत्रण नहीं होगा तो वह सिचुएशन क्या कहलाएगी, बोनापार्टिज्म सिचुएशन कहलाएगी। ठीक है, मार्क्स कहता है कि बोनापार्टिज्म को सरकार का ऐसा स्वरूप बताता है कि जब पूंजीपति वर्ग राज्य पर अपना शासन करने की क्षमता खो देता है और मजदूर वर्ग भी अपनी राज्य पर कंट्रोल नहीं बना पाता है। ठीक है, यानी कि बोनापार्टिज्म वह सिचुएशन है जब ना तो राज्य के ऊपर पूंजीपति का नियंत्रण होगा और ना ही राज्य के ऊपर मजदूरों का नियंत्रण होगा। तो यह सिचुएशन क्या कहलाएगी, बोनापार्टिज्म कहलाएगी। यानी राज्य ऑटोनॉमस हो जाएगा, राज्य स्वतंत्र हो जाएगा, बल्कि राज्य उल्टा इन दोनों के ऊपर नियंत्रण बना लेगा।
ठीक है। बोनापार्टिज्म को राज्य की सापेक्ष स्वतंत्रता कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के बारे में आपको देखने को मिलेगा, आपको किस पुस्तक में, नाम नहीं याद आ रहा मुझे एक्चुअली, रॉल्फ मिलीबैंड, रॉल्फ मिलीबैंड बहुत फेमस हैं। इनकी बुक है आई थिंक स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। रॉल्फ मिलीबैंड के साथ साथ एक थिंकर हैं निकोस पोलांजा, कोई पुलाजा कहता है, कोई पुलांजा कहता है, कुछ भी आप बोल लो, निकोस पोलांजा। ठीक है, तो इनकी कौन सी बुक है आप बताएंगे। इन्होंने भी राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के संदर्भ में विचार दिया है, लेकिन इसके साथ साथ राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के संदर्भ में और लोगों ने विचार दिया, जैसे नव मार्क्सवादियों ने भी दिया है, ग्रामसी ने भी दिया है ना, जो नव मार्क्सवादी हैं वो भी देते हैं। अब देखो, अगर आप समझें तो इसमें कहा गया है कि मतलब अगर एक बेसिक चीजें समझें, मार्क्स ने बताया कि जैसे समाज का आधार होगा, ठीक है, मार्क्स ने क्या बताया कि जैसे समाज की अर्थव्यवस्था होगी, समाज की जैसे अर्थव्यवस्था होगी वैसे ही राज्य का स्वरूप होगा, राज्य का स्वरूप होगा वैसे। ठीक है, लेकिन अब मार्क्स कह रहा है कि अर्थव्यवस्था ही राज्य के स्वरूप का निर्धारण करती है, लेकिन जो राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता को मानने वाले विचारक हैं, जैसे ग्रामसी, निकोस पोलांजा, रॉल्फ मिलीबैंड, ये सब थिंकर कहते हैं कि जरूरी नहीं कि अर्थव्यवस्था ही राज्य के स्वरूप का निर्धारण करे, बल्कि और ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो राज्य की संरचना को या राज्य के स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि बोनापार्टिज्म राज्य वह राज्य है जब ना तो अमीरों का राज्य के ऊपर नियंत्रण होगा, ना ही गरीबों का नियंत्रण होगा। ठीक है, यानी कि राज्य जब अपने आप में स्वतंत्र होगा। मार्क्स डिस्क्राइब बोनापार्टिज्म as a form of government when the bourgeois has lost the capacity to rule the state and the working class has not yet acquired. Bonapartism is characterized by the relative authority of the state. अब देखिए आगे, ग्रामसी, लियो अल्थुजर, निकोस पोलांजा, है ना, मार्क्सवादी विचारक भी राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के समर्थक हैं। ठीक है, कुछ ये ऐसे विचारक हैं जो मार्क्सवादी भी हैं और नव मार्क्सवादी भी हैं, तो ये राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के समर्थक भी हैं। ठीक है, और कार्ल मार्क्स सिर्फ अपनी इस पुस्तक में, अपनी इस एक ही रचना में, यानी कि 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट में ही राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकारता है। बाकी में वह क्या बताता है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है या एक वर्गीय संरचना है, या बाकी और पुस्तकों में कहता है कि राज्य क्या है, राज्य पूंजीपतियों की कठपुतली है, राज्य एक शोषण का यंत्र है, बाकी सारी पुस्तकों में बताता है। लेकिन 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट में कहता है कि राज्य एक स्वतंत्र संस्था है, यह शोषण नहीं करता किसी। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, किसी पुस्तक में राज्य के बारे में उसने प्रशंसा की है राज्य की। मार्क्सिस्ट थिंकर लाइक ग्रामसी, Louis Althusser, Nikos Polanja are also supporters of the relative autonomy of the state. Karl Marx accepts the relative autonomy of the state is only in his work Louis Bonaparte of 18th, ऐसा होना चाहिए था 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, ऐसा कर लीजिए इसको आप। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। इन द रेस्ट ही कंसिडर द स्टेट टू बी द क्लास इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे मार्क्स के धर्म संबंधी विचार, मार्क्स के विचारधारा के संबंध में विचार, मार्क्स के उपनिवेशवाद के संबंध में विचार, मार्क्स के कार्य के संबंध में विचार, मार्क्स के क्रांति संबंधी विचार और मार्क्स के पूंजीवाद पर विचार। उसके बाद देखेंगे मार्क्स का मूल्यांकन करेंगे, मार्क्स कितना सही कितना गलत, फिर मार्क्स की आलोचना करेंगे किसने किसने की है, फिर इसके बाद मार्क्स संबंधित कुछ स्टेटमेंट हैं जो आप लोग पागल हुए रहते हैं कि सर कहां से पढ़ें, स्टेटमेंट भर भर के मिलेगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे भैया कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, कितने, लगभग 10 क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। पी शर्मा जी हैं,
उनकी बातों को मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, क्वेश्चन तो ऐड करना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो 10-15 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग है। कल मुझे मुंबई के लिए निकलना है, तो जितना टाइम मिल पाएगा मुझे 12 बजे के पहले पहले मैं सारी चीजों को कवर कर दूंगा। हो सकता है कि आज ही नाइट में या जब भी मुझे टाइम मिले मैं रिकॉर्डिंग आगे कर लूंगा और आज या कल में इसको अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपका ये मार्क्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट आप करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट जेन्युइन कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट भी कर पाऊं उसमें, है ना। क्योंकि देखो, कभी भी कोई ये नहीं कहता कि मेरा छाछ पतला है ना, सभी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। टीचर की कमियां उसका एक स्टूडेंट ही बता सकता है कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है। तो आप लोग अगर बताएंगे क्या मेरे अंदर कमी है, क्या मैं और ऐड करूं कंटेंट में, क्या पीपीटी में और ऐड करूं, क्योंकि एक से भले 10 होते हैं, है ना। 10 लोगों का कमेंट मेरे अनुसार, मेरे विचारों से ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो आप लोग जो भी सजेशन देंगे मैं उनका एक्सेप्ट करता हूं, उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूं, उनको ऐड करने की कोशिश करूंगा। प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।